हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने प्रो सेक्शन से लिया गया बच्चे हमारा चैप्टर जिसका नाम है ना द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब बच्चे पनोरमा पार्ट 2 से लिया गया चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब कहने का मतलब यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिसमें एक नाम आया है यूनिटी, है ना। एक वर्ड क्या है? यूनिटी। एंड एज विल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब वननेस, मतलब एकता। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता होती है। और ये एकता किस चीज के बारे में दिखाई जा रही है? तो भारतीय संस्कृति की, इंडियन कल्चर। भारत की संस्कृति शुरू से ही कितनी सभ्य रही है ना, कितना फला फूला रहा है शुरुआत से ही। ये सारे देशों को पता है ना, कि हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा सभ्य थी, गौरवशाली थी, है कि नहीं है। और हमारी संस्कृति में सबसे खास बात क्या थी कि वी बिलीव्ड इन यूनिटी, वी स्टिल बिलीव इन यूनिटी। हम पहले भी एकता में विश्वास रखते थे, हम आज भी एकता में विश्वास रखते हैं। अगर एकता नाम की चीज ना हो तो इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा था ना, हमने पहले पढ़ा था कौन से चैप्टर में भाई, है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच में हमने एक चीज पढ़ा था ना कि भाई वेयर देयर इज ब्रदरहुड देयर इज पीस, है ना, देयर इज यूनिटी देयर इज पीस। जहां भाईचारा है वहां एकता है, जहां एकता है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सभ्यता है, और जहां सभ्यता है वहां एक सुंदर समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। ये हमने कहा था उस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में गुणगान किया गया है कि भारतीय संस्कृति की जो एकता थी वो कैसी थी, है ना। क्या ये टूट के बिखर गई है या आज भी अपने वजूद पर टिकी हुई है, जिंदा है। ये आज के इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, चलिए सारे बच्चे क्लास में आ गए हो तो हम क्लास को शुरू कर लें, क्लास को शुरू कर लें। ओके, ठीक है, चलिए सारे बच्चे रेडी हैं। ओके, मतलब सुबह से चारों क्लास में हमारे डांस की तारीफ हो रही है लगातार। ऐसा तुमने कुछ किया भी नहीं है, तो थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते हैं, अपनी टीम के साथ रहते हैं तब, ऐसे तो सिंपल। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब देखिए हमारे जीवन में क्या है ना, हमारी लाइफ में दोस्त यार है नहीं कोई, समझ गया। घर से आना है, स्टूडियो से पढ़ा के फिर वापस घर पे चल जाना है, समझ गया। फैमिली को टाइम देना है, यहाँ पर आपको टाइम देना है, समझ गया। इससे ज्यादा थर्ड कोई तीसरी जगह कहीं जाना है ही नहीं होता है। तो बस यही बहाने थोड़ा सा मौज मस्ती मजाक होते रहता है बिहाइंड द कैमरा, ठीक है। हाँ, बस यही थोड़ा बहुत होते रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में मस्ती मजाक होते रहना चाहिए ना, होते रहना चाहिए, है ना। ज्यादा सीरियसनेस लेके कहाँ जाएंगे, है ना, क्या करेंगे ज्यादा इतना एकदम सीरियस होकर के, कहाँ जाइएगा, है कि नहीं। जिंदगी है, मस्ती मजाक करते हुए निपट जाइए यहाँ से तो सही है। ओके, हाँ, टॉपर कैसे बने, देखिए टॉपर कैसे बने, इस सवाल का जवाब बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही सिंपल सा, एकदम सुंदर सा जवाब देते हैं आपको हम। एक शब्द में, जी तोड़ पढ़ते रहिए, एकदम पढ़ाई कीजिए। साल भर अपने आप को भूल जाइए कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं है। बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का टाइम टेबल कुछ नहीं, जितना मन करे उतना पढ़िए। कैसे भरपेट खाना खाते हैं वैसे भरपेट पढ़ा कर लीजिए तुम, समझ गया। एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, लिखिए। क्योंकि एग्जाम आपका स्पोकन नहीं, एग्जाम आपका रिटन है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, खुद से अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी से, तो आप फिर टॉपर कैसे बनिएगा, है ना। आपके पास मान लीजिए आपके हाथ में हथियार दे दिया गया है, ओके, और आपको चलाने का भी आइडिया बता दिया गया है, लेकिन आपने उसका कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। खाली तलवार चमचमाने से थोड़ी हो जाएगा, है ना। तलवार खाली चमचमाने से नहीं हो जाएगा, खाली धार लगाने से नहीं हो जाएगा भाई, उसका यूज भी तो करना जरूरी है पहले से, है ना। तब ना पता चले कि हाँ भाई हम कितनों को, हम कैसे कैसे लड़ेंगे किसके साथ में। तो प्रैक्टिस सबसे पहले जरूरी होता है। तो अभी से आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तभी आप ना टॉपर बनिएगा। टॉपर लोग बहुत लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए भाई, अक्सर सवाल आते रहता है। कितना घंटा नहीं, जितना मन करे उतना पढ़िए। पढ़ते समय कोई घंटा उंटा नहीं है, कोई घंटा वंटा नहीं है, बस पढ़िए। जितना जी तोड़ कर पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, भरपेट पढ़िए, एकदम जैसे भरपेट खाते हैं वैसे भरपेट पढ़िए भी। बस इतना ही याद रखिएगा, समझे। ये देखिए बच्चे, The Unity of Indian Culture has been written by हुमायूं कबीर। इनका नाम क्या है? हुमायूं कबीर जी, यही हैं वो व्यक्ति जिन्होंने आज के इस चैप्टर में आपको भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देने आए हैं, ठीक है। हुमायूं कबीर जी इनका नाम है, चैप्टर का नाम द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है, ठीक है। यहां देखिए, हम इसको ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे बाबू, ट्रिक से हम याद कर लेंगे। जो कबीर जी जो थे ना, कबीर जी,
है ना। कबीर जी आपको याद होंगे, कबीर साहब, है ना, संत कबीर हमेशा एकता पर ध्यान देते थे। संत कबीर हमेशा यूनिटी पर, किस पर, यूनिटी पर ध्यान देते थे, एकता पर ध्यान देते थे, एकता पर, है ना, यूनिटी पर ध्यान देते थे। ठीक है, ऐसे में ट्रिक से याद रहेगा। ये आप सामने देख रहे हैं, जो मैप, ये इंडिया का मैप है, अपने भारत का इतना सुंदर मैप तैयार किया गया, सिर्फ पिक्चर लगा करके यहाँ पर देखिए, है ना, जिसमें ना जाने आपको कितने समुदाय, धर्म, है ना, सब तरह की चीजों को यहाँ पर देखिए मिक्सअप करके फोटो बनाया हुआ है। यही तो है भारतीय संस्कृति, यही भारत की संस्कृति है, जहां पर आपको डाइवर्सिटी में भी यूनिटी दिखती है, मतलब है ना, विविधता में भी एकता दिखता है। जरा सोचिए, यही हमारे भारत की पहचान है। यहाँ अपना भारत ऐसा है कि जो काले और गोरे रंग का भेदभाव नहीं करता है ना। यहाँ अपने देश में न जाने कितने तरह के धर्म, समुदाय, जातियां रहती है, और सब एक दूसरे के पर्व त्योहार में शरीक होते हैं, है ना, उत्सव मनाते हैं साथ साथ, हंसी खुशी के साथ में। यही तो अपना भारत है, यही अपना भारत है। लेकिन सिर्फ कुछ चंद गद्दारों के कारण, कुछ चंद ऐसे लोगों के कारण, जिनके मन में, जिनके आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा रहता है हमेशा, सिर्फ वही देश को तोड़ने और तोड़ने की बात कर सकते हैं। बाकी सब लोग खुशहाल हैं अपने देश में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब भारतीय अपने आप को मानते हैं। लेकिन कुछ राजनीति के कारण, कुछ ऐसे लोगों के कारण, जिन्होंने अपने आंखों पर धर्म का पट्टी बांध लिया है, धर्म का चश्मा चढ़ा लिया है, समझिए ना, जिन्होंने धर्म को धंधा बना के छोड़ दिया है, तो वैसे लोगों को तो भाई कहीं पर क्या की कहना, वो जिस देश में रहेंगे सब जगह को तोड़ते चलेंगे वो लोग, है ना। तो बाकी सब लोग अपने देश में भाई बहुत अच्छे से खुशहाल हैं, सब एकता में बंधे हुए हैं। ठीक है, यहां देखिए, आप सामने तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं। हम नहीं, मतलब अपने हुमायूं कबीर जी चर्चा करने वाले हैं, हम तो बस एक जरिया हैं, उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, सुनिएगा, इनके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स दिया गया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं। सम पर्सनल डिटेल्स, कुछ व्यक्तिगत जानकारी है हुमायूं कबीर जी के बारे में, कुछ व्यक्तिगत जानकारी सुनिएगा। ही मतलब कौन, हुमायूं कबीर जी, HK। ही वॉज अ फेमस पोइट, एक प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं हुमायूं कबीर जी, एक नॉवलिस्ट रह चुके हैं, उपन्यासकार रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, उपन्यासकार, मतलब ये नॉवेल भी लिखते थे। ओके, एसिस्ट भी रह चुके हैं, मतलब निबंधकार, ये एस्से भी लिखने वाले थे। ओके, निबंधकार रह चुके हैं। एंड रिनोन्ड का मतलब जाने माने, क्या है, जाने माने पॉलिटिकल थिंकर है, मतलब राजनैतिक विचारक हैं ये, मतलब अपने विचारों को राजनीति में भी दिया करते हैं। ओके, चलिए यहां देखिए, ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए, ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, ये एक, यहां देखिए, केंद्रीय मंत्री फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप, मतलब जिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके शासन काल में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। किस चीज के लिए, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एंड कल्चरल अफेयर्स के लिए। ठीक है, एन ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट, मतलब इन्होंने जो पढ़ाई किया है ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि विदेश में पढ़ता है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ये छात्र रह चुके हैं, यहां प्रोडक्ट बोलने का मतलब छात्र। ही हैड द प्राउड प्रिविलेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी में इनको चुना गया था, किस तौर पे, तो छात्र संघ का जो प्रेसिडेंट होता है ना, उस प्रेसिडेंट के तौर पे इनको चुना गया था, और इनको सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति चुन करके। मतलब विदेश में जाकर के भारत का एक छात्र डंका बजा के चला आया था, है ना, तो छात्र संघ के ये प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए थे उस विश्वविद्यालय में, तो इनको बहुत बड़ा सम्मानित महसूस हुआ। ठीक है, ओके, चलिए अब यहां इनके बारे में जान लिया। अब इस पूरे लाइन को यहां पर आपके सामने हिंदी वर्जन के साथ में दिया गया है, ताकि आप लोग बाद में इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए फिलहाल हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, अंग्रेजी पे ध्यान देना है। आइए आगे आते हैं। अबाउट द चैप्टर, अब सीधे चर्चा करते हैं किसकी, इस चैप्टर के बारे में, मोटा मोटी तौर से जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, ये जो प्रस्तुत पीस है, पीस मतलब जो छंद है, टुकड़ा है, मतलब ये जो आज का चैप्टर है ना, कहीं से निकाल करके ना थोड़ा सा लाइन ले करके आपको दे दिया गया है पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा था, इसको छोटा करके टुकड़ा में तोड़ करके आपको दिया गया है चैप्टर बना के पढ़ने के लिए। तो ये जो छंद है, ये एडेप्टेड वर्जन है, ये लिया गया है हुमायूं कबीर जी के लेक्चर से। मतलब इन्होंने जो भाषण दिया था ना, कहां पर ये लेक्चर इन्होंने भाषण दिया था, कहां पे दिया था, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो भाषण दिया था, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर नाम का भाषण, उसी भाषण का एक अंश है, एक टुकड़ा है, जो आपको चैप्टर बना करके दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है,
द लेक्चर फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर। मतलब इस भाषण में, जिस भाषण को इन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जाकर के दिया था, इस भाषण में इन्होंने मेन जो फोकस किया था, मेन जो केंद्र रखा था, वो किस चीज को रखा था? जैसे भाषण में एक विषय होता है ना कि हम इस विषय पे भाषण दे रहे हैं, तो इस भाषण में जो विषय था वो क्या था, किस चीज के बारे में बताना? तो द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति का जो बीता हुआ, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है किसका? भारतीय संस्कृति का, है ना, और इसके समृद्ध विरासत का। ठीक है, मतलब भारतीय इतिहास का जो विरासत है, जो इतिहास है, वो कितना गौरवशाली रहा है, इन्होंने इसी पॉइंट को अपने भाषण में बताया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, कौन सा वाला? ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मान सकते हैं क्योंकि अभी 10th में आपने उतना शुरू से ध्यान नहीं दिया अंग्रेजी पर, तो मान सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो या तो हो ही जाएगा। हमने पहले भी क्लास में कहा है कि जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव अच्छा हो गया ना, तो 80 नंबर से कोई कम नहीं लाएगा, सब ऊपर ही लाएगा। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। सर आप आनंद मार्गा को जानते हैं क्या? आनंद मार्गा कौन है भाई? नहीं जानते हम। ओके, आप जानते हैं, बता दीजिएगा। इट प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट्स कबीर्स लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। इस भाषण में, ये जो भाषण है, ये संक्षिप्त रूप से ये प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि कबीर जी का जो प्रेम है, हुमायूं कबीर जी का जो प्रेम है और जो विश्वास है, कबीर जी का एक प्रेम है और विश्वास है किसमें? इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। इनको लगता है, इनके हिसाब से इनका जो प्रेम है और विश्वास है अपने इस मातृभूमि पर, अपने इस भारत भूमि पर, अपने इस मातृभूमि की महानता पर, कि हमारा देश कितना महान रहा है, इनको बड़ा ही गर्व होता है। और इन्होंने इसी चीज को एकदम गर्व महसूस करते हुए बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जाकर के इस लेक्चर को दिया था। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब करवाते हैं? हर चैप्टर का करवाते हैं, है ना। कोई एक चैप्टर ऐसा हो जिसका हम ऑब्जेक्टिव नहीं कराए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। चलिए यहां देखिए, ये हो गया इसका हिंदी वर्जन बच्चे। हर पैराग्राफ देखिए यहाँ पर हिंदी वर्जन दे दिया गया है। अब आगे देखिए, यहां कहता है कि वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। हैव यू एवर, कुछ चर्चा करने के लिए कहता है इस पे। हैव यू एवर फाउंड पीपल ऑफ अनदर कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग इन योर फेस्टिवल और विस वर्सा। कहते हैं कि क्या आपने कभी, आपको ऐसा लगा है ना कि ऐसे जो दूसरे कम्युनिटी के लोग, मतलब जैसे कि आप अगर हिंदू हैं तो क्या आपके पर्व त्योहार में कोई मुस्लिम भाई, कोई क्रिश्चियन भाई, कोई सिख भाई आपके पर्व त्योहार में आकर के साथ में खुशियां मनाए हो? या आप किसी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप किसी, है ना, हिंदू के परिवार में आप कभी गए हो खुशियां मनाने के लिए साथ में? मतलब सब लोग एक साथ आपस में एक दूसरे के फेस्टिवल को शेयर किया है कि नहीं किया है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहुत बार देखा गया है, बहुत बार हमने कहा था ना, हमने कहा है ना कि हर इंसान पहले शांति, है ना, ये चैनो अमन चाहता है सबसे पहले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो इन चीजों को, इस एकता को देखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये दोनों आपस में अगर फूट फाट के रहेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बात हमेशा बच्चे याद रखिएगा, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में अगर आपको उसको अच्छा बनाना है तो हमें यूनिटी में बिलीव करना पड़ेगा। यूनिटी का देखिए सबसे सिंपल आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, झाड़ू को आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल हम अक्सर क्लास में देते रहते हैं। झाड़ू का तिनका, एक झाड़ू, उसमें ढेर सारे तिनके होते हैं। झाड़ू का तिनका जब अलग थलग होता है, झाड़ू का तिनका जब अलग थलग होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कचरा बन जाता है। लेकिन वही झाड़ू का तिनका अगर एक में उसको बांध देते हैं रस्सी से, तो वही झाड़ू का तिनका सब कचरों को साफ कर देता है। तो हमें वही झाड़ू बन के रहना पड़ेगा, हमें वही झाड़ू का तिनका आपस में बंद के रहना पड़ेगा, ताकि हम ऐसे ऐसे कचरों को अपने देश से हम बाहर फेंक दें जो हमें तोड़ने की कोशिश ना करे, है ना। जो हमें तोड़ने की कोशिश ना करे उसको रखेंगे, जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसको बाहर के बाहर फेंक देंगे उसको। ऐसा हमें होना चाहिए, समझ गए। यहां देखिए, तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया संदेश यहां दे रहा है। देख रहे हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं। ऐसा अगर पूरे भारत में अगर देखने को मिले तो क्या ही कहना फिर है ना। आगे देखिए बच्चे, तो यहां जब यूनिटी की बात है तो ऐसे से पिक्चर यहां पर लगाना बनता है ना। चलिए अब आते हैं यहां से अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। यहां पर हुमायूं कबीर जी अब बताने वाले हैं कि अपना जो भारतीय संस्कृति रहा है कितना पुराना रहा है। सोचिए, हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान कितनी पुरानी रही है। हालांकि ये चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके बारे में पता है ज्यादा अच्छे से चर्चा आपको कौन से क्लास में करना है। ये जब आप क्लास 12th में जाएंगे ना, तो वहां पर 12th क्लास में रेनबो पार्ट 2 नाम की एक बुक है, जिसका प्रो सेक्शन का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का एक चैप्टर है, जिसमें गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लाइन लिखे हुए हैं। उसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा एकदम, समझ गए। तो थोड़ा सा भी आपको लेट है इसमें, आज जब पहुंचेंगे तो पढ़ा जाएगा। फिलहाल इसे काम चला लेते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये चैप्टर का देखिए विस्तारित रूप एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। सुनिए क्या कहते हैं भाषण में, कहते हैं ये कि टिल रिसेंटली, है ना, टिल रिसेंटली, आज तक
द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। मतलब ऐसा माना जाता है कि आज तक ऐसा माना जाता है ना कि इस धरती पर, इस लैंड पर, मतलब अपने भारत भूमि पर सबसे पहले जो लोग आए होंगे, मतलब इन्वेडर के रूप में, मतलब क्या, आक्रमणकारी। आक्रमणकारी जितने भी आए होंगे उनमें सबसे पहला नाम किनका आता है? तो आर्यंस का आता है। किनका? आर्यन का आता है। ठीक है, सबको लगता है कि अपने भारत भूमि पर सबसे पहले यही लोग आक्रमणकारी यहां पर आए थे, अपने देश में घुसे थे। समझ गए ना? तो सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आए थे। क्यों ना आए भला, है ना? इनको आक्रमणकारी कहिए चाहे इनको भिखमंगा कहिए, बात बराबर है। आक्रमणकारी कौन होता है जी? आक्रमणकारी मतलब जो दूसरे देश पर जड़ के जाके चढ़ाई कर दिया, वहां जाके लूटा, नोचा, खसोटा, इसको क्या कहेंगे? इसको भिखमंगा कहेंगे हमारी भाषा में। हमारे हिसाब से चाहे अंग्रेज हो, चाहे बाहर मुल्क के कोई मुगल शासक हो, चाहे कोई हो, सब भिखमंगे, सब के सब भिखमंगे लोग थे जो अपने इस सुंदर हमारे भारत देश में आए। हमारे भारत तो भाई सोने की चिड़िया कही जाती थी, हमारा देश बहुत समृद्ध था, तभी तो तुम भिखमंगे लोग हमारे देश में आए थे। हाँ, तुम्हारे पास कोई चीज की कमी थी तब ना तुम हमारे पास आए थे। तुम्हारे पास होता तो हमारे पास काहे आते? क्यों? कोई भीख मांगने वाले को देखते हैं, कोई भीख मांगने वाले को देखते हैं, कोई भीख मांगता है, क्यों मांगता है? उसके पास वो चीज नहीं है तो भीख मांगता है, हाथ ऐसे पसारता है। बस खाली फर्क यही था कि तुम लोग मांगने नहीं, तुम लोग लूटने आए थे। लेकिन हो तो तुम लोग भिखमंगे ही आखिर कहलाओगे ना, तो हो तुम लोग भिखमंगे ही। तो जितने भी आक्रमणकारी हैं सब के सब भिखमंगे थे, तभी हमारे देश पे आक्रमण किया। कभी इतिहास गवाया था, कभी सुने हैं? आज तक कभी सुने हैं जी कभी कि भारत ने कभी किसी दूसरे मुल्क पर कभी आक्रमण किया हो? कभी सुने? आज तक कभी नहीं सुने। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ था। हमारे पास उस जमाने में इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि विदेश से लोग तो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ पढ़े, हमारे यहाँ शिक्षक बन गए। जरा सोचिए, तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहेंगे आक्रमणकारी, नहीं उनको भिखमंगा कहेंगे। समझ गए? हाँ, तो ये जो आक्रमणकारी आए थे, सबको लगता है कि अभी तक मतलब आर्यन को ही माना जाता था कि सबसे पहले आक्रमणकारी यही थे। इट वॉज थॉट दैट, ऐसा माना जाता था कि दे केम टू अ कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज्ड। ऐसा माना जाता था ना कि जिस देश में, मतलब हमारे देश में जो आर्यन लोग आए थे, आक्रमणकारी लोग, ऐसा लगता था ना, ऐसा माना जाता था कि वे लोग अनपढ़ देश में आए हैं, वे लोग असभ्य देश में आए हैं। जबकि सभ्यता का पाठ तो हमने पढ़ाया। शिक्षा के मामले में सबसे आगे हम लोग थे। जिस टाइम अंग्रेजों के पास स्कूल नहीं था, उस टाइम हमारे पास कितने जाने कितने गुरुकुल हुआ करते थे। तो हम किसी चीज में पीछे थे? नहीं थे। फिर भी ऐसा माना जाता था कि जिस देश में आर्यन लोग आए थे वो अनसिविलाइज था, असभ्य था। क्या था? असभ्य था। नहीं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा शायद ही कोई होगा, मतलब हम लोगों से, हम भारतीयों से ज्यादा पढ़ा लिखा शायद ही कोई होगा। समझे? एंड बारबेरियन, हमको क्या थे? हम असभ्य थे कहीं, या हम क्या थे? बारबेरियन थे हम, मतलब एकदम खाना बदोश टाइप के थे क्या? ऐसा था क्या हमारा? नहीं भाई, हमारे पास इतना जमीन था ना, इतना खेत उपज कर कितना अनाज होता था कि बेचारा अंग्रेज लोग तो रुका नहीं गया, वो लोग हमारे देश में चलाया। सोचिए, है ना? हमारे यहाँ एक एक जगह ऐसा था कि खाली मसाला का खाली खेती, खाली मसाला भरा पड़ता था। केरला, वास्को डिगामा आया, है ना, आया कलिकट के तट पे आया और वहां से पूरा मसाला भर के जहाज में लेके गया था। तो हमारे पास तो मसाला नाम का चीज नहीं था, वो भी तुमको हमने दिया और हमको कहते थे असभ्य था। असभ्य थे हम लोग, ये अनसिविलाइज्ड थे हम लोग, बारबेरियन थे। बट मॉडर्न रिसर्च, लेकिन आधुनिक जमाने के अनुसंधान ने, इस रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया है कि दैट देयर वर इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यंस पोर्ड इनटू दिस लैंड, कि आर्यन से भी पहले, आर्यन के आने से भी पहले कुछ और भी आक्रमणकारी, कुछ और भिखमंगे यहां पर आए थे हमारे देश में। तो जिनको जिनको लगता है कि आर्यन के समय से हमारा संस्कृति विकास किया, ऐसा नहीं है। संस्कृति हमारी बड़ी पुरानी है। आधुनिक जमाने ने यह साबित कर दिया कि आर्यन के आने से भी पहले और भी बहुत सारे आक्रमणकारी यहां पे आ चुके थे। समझे? हाँ, यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इस पूरे पैराग्राफ का देखिए, यहां पर आपका हिंदी वर्जन है, साथ में इसका भावार्थ भी यहां पर देखिए आपको दे दिया गया है, भावार्थ भी और साथ में हिंदी अनुवाद भी, ताकि बाद में आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हाल तक दो बार लिखा गया है, इसको हटाते हैं। हाल तक आर्यों को इस भूमि के पहले आक्रमणकारी आक्रांता माना जाता था। यह सोचा जाता था कि वे एक असभ्य और बर्बर देश में आए थे, लेकिन आधुनिक अनुसंधान ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्यों के आने से पहले भी इस भूमि पर आक्रमणकारी आ चुके थे। मतलब हमारी संस्कृति सोचिए कितनी पुरानी है, आर्यन से भी पहले हमारी संस्कृति रह चुकी थी। इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में लेखक यह बताना चाहता है कि पहले यह माना जाता था कि आर्य ही भारत के पहले आक्रमणकारी थे और वे एक पिछड़े असभ्य देश में आए थे, ऐसा थोड़ी था। लेकिन आधुनिक खोजों ने यह साबित कर दिया कि आर्यों से पहले भी अन्य जातियां इस देश में आ चुकी थी। इससे पता चलता है कि भारत का इतिहास और संस्कृति आर्यों से भी पहले की है। सोचिए कितनी पुरानी है, न जाने कितनी पुरानी है ये, है ना? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दे हैड इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन, उन लोगों ने एक ऐसी सभ्यता का विकास किया था।
हायर देन दैट ऑफ द आर्यन होर्स हु केम इन देयर वेक, मतलब आर्यन ने जो सभ्यता का विकास किया उससे भी कहीं ज्यादा विकास उससे पहले हो चुका था। दीज प्री आर्यंस, आर्यन से पहले जो आक्रमणकारी आए उनका कुछ नाम पता ठिकाना नहीं है, इसलिए उनको प्री आर्यंस कहा जाएगा। उनको प्री आर्यंस, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो आर्यन से भी पहले आने वाले जो आक्रमणकारी है उनको प्री आर्यंस यहां कहा जाएगा। तो ये जो प्री आर्यंस थे इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब क्या, बदल के रख दिया, स्टिल अर्लियर पीपल एंड बिल्ट अप न्यू सिविलाइजेशन। इन्होंने सीधे क्या किया, एक नई सभ्यता का विकास किया, एक नई सभ्यता को क्या किया, निर्माण किया। विच हैज एस्टोनिश्ड, जिसने आश्चर्यचकित कर दिया, मॉडर्न स्कॉलर्स बाय इट्स एक्सटेंट एंड डेप्थ, मतलब जिसने आज के आधुनिक मतलब विद्वानों को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि उन लोगों ने इस देश में आकर के, है ना, कितना गहरा नींव रखा और एक नई सभ्यता का विकास भी किया। ओके, आर्यन मतलब एक जनजाति का नाम है बच्चे, जो लोग यहां पर आक्रमणकारी बन के आए थे। ओके, इस्लाम का देखिए मतलब निकाल दिया गया है। लेखक यह बताना चाहता है कि भारत में आर्यों से भी पहले एक ऐसी जातियां थी जिन्होंने एक बहुत हुई उन्नत और विकसित सभ्यता की स्थापना की। इन लोगों ने पहले से मौजूद जातियों को हटाकर एक नई और एक समृद्ध संस्कृति बनाई। उनकी सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज के विद्वान भी उसकी गहराई और विस्तार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ओके, मतलब ये साफ साफ पता चल गया कि आज के विद्वान को पता चल चुका है, खोज से साबित हो चुका है कि आर्यन से भी पहले आक्रमणकारी यहां पर आ चुके थे। ओके, और उन्होंने यहां के लोगों के साथ मिल करके क्या किया, एक नई संस्कृति का निर्माण किया। The Aryan invasion repeated the process and led to fresh infusion। उसके बाद प्री आर्यन के बाद कौन लोग आए, आर्यन लोग आए। तो आर्यन लोगों ने भी यहां पर क्या किया, उसी काम को दोहराया। ठीक है, द प्रोसेस एंड लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड, मतलब पुरानी संस्कृति के साथ मिल करके एक नया संस्कृति का निर्माण किया आर्यन लोगों ने। पहले प्री आर्यन ने काम वही किया, उसके बाद आर्यन लोगों ने भी फिर उसी काम को दोहराया और एक और नई संस्कृति का निर्माण किया। दिस कंटिन्यू, अब ऐसा पता है क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो लोग बाहर से यहां पर आए थे, स्पेशली उस मोटिव से कि हमको यहीं पर बस जाना है, तो वे लोग आए तो यहां पर यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने, लेकिन यहाँ की संस्कृति को देख करके ना वो मोहित हो गए और सोचा कि नहीं, हमें भी इसी संस्कृति के साथ क्या करना है, अपने जीवन को जीना है। तो उन्होंने क्या किया, पुरानी संस्कृति के साथ मिलकर ही एक नई संस्कृति का निर्माण कर दिया था। समझ गए, ऐसा हमारा भारत का संस्कृति का इतिहास रहा है। ठीक है, This continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial कॉल्ड्रॉन। मतलब कहने का कि ये जो तरीका है ये ऐसे ही चलता रहा और इसमें सफलता भी हासिल होती गई सबको। जो जो लोग इस लड़ाई में आते गए, जो जो जातियां यहां पर आती गई, एक के बाद एक यहां पर जीत हासिल की, कॉन्कर की, लेकिन फिर यहीं के बन के रह गए, यहीं के बन के रह गए और उनकी जो खुद की जो पहचान थी, उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया। मतलब वो किस जगह से आए थे, नहीं आए थे पता नहीं, लेकिन जब भारत की संस्कृति के साथ आकर के अपना मुकाबला किया, उनको लगा कि नहीं, हम इस संस्कृति के साथ, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, तो हम इस संस्कृति के साथ ही अब जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने खुद के संस्कृति को खो दिया, है ना, और ये जो भारतीय जो रेशियल कॉल्ड्रॉन था उसके साथ आकर के क्या किया, मिक्स कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कहा गया, आर्यों का आक्रमण भी उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति था, मतलब रिपीटेशन एक्शन था, जिसमें पुराने और नए का मेल हुआ। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। जब युद्ध प्रिय जातियां भारत को जीतने आई, वो जातियां जिनको युद्ध ज्यादा पसंद था, तो भारत को जीतने आई, लेकिन यहीं की विविध जातियों में मिलकर खुद को खो बैठी, अपना वजूद खो बैठा और हमारी संस्कृति को अपना लिया। लेखक यह कहना चाहते हैं कि जैसे पहले के आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति में बदलाव लाया था, वैसे ही आर्यों के आने से भी पुरानी और नई परंपराओं का मेल हो गया। इसके बाद भी कई लड़ाकू जातियां भारत पर आक्रमण करने आई, परंतु वे यहां की संस्कृति और समाज में इतनी घुल मिल गई कि वे खुद भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन के रह गई। यह भारत की एकता और समरसता का प्रमाण है, यही तो भारत की पहचान है। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, किसी को जीतना कहते हैं। बच्चे वन शॉट के चक्कर में, देखिए कल भी क्लास में चर्चा हुई थी ना सेलिब्रेशन के टाइम में, कि वन शॉट के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। वन शॉट कब जरूरी है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब वन शॉट आता है। सिलेबस से पहले वन शॉट, बीच में टाइम होता है वेस्ट होता है उससे। तो जिनको वन शॉट करना है करने दीजिए, हम आपका वन शॉट कराएंगे ना, अभी रुकिए ना, अभी वेट कीजिए, पहले सिलेबस को आसान से अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। हमने कहा था ना कि धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई, ऋतु आएगा फल भी मिलेगा हमें। अभी हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले सींचने दीजिए, पहले भी सींच रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, पहले सींच रहे हैं। द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय स्टक एंड हंस एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स। मतलब ये जो ग्रीक इन्वेडर्स आए थे भारत में, ग्रीक इन्वेडर्स, ग्रीक में लगता है कि अलेक्जेंडर को भी रखा जाता है, मतलब जिसको सिकंदर कहते हैं, है ना, जिसको सिकंदर कहते हैं। तो द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय स्टक्स एंड हंस, ये दो प्रजातियां हैं, ये भी
आक्रमणकारी हैं, एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स, और ना जाने शख्स एंड हंस जैसे न जाने कितने ग्रीक देश वाले जो आक्रमणकारी यहां पर हजारों की संख्या में आए थे, जिनका आज कोई नाम पता ठिकाना मालूम नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। They all appeared on the scene as victors, हालांकि वे लोग को जाना जाता है क्या, वे लोग विजेता के रूप में जाने जाते हैं, जहां भी गए हैं जीते हैं, but were soon absorbed in the ranks of the vanquished, लेकिन बहुत ही जल्द वे लोग हमारी संस्कृति के एक हिस्सा बन के रह गए हैं, बहुत जल्द ही उनका नामो निशान भी मिट गया है। लेकिन आज भी भारत की संस्कृति अपने आप में जिंदा है। कैसी है? तो इंडियाज कल्चर इज इमूवेबल, हमारी संस्कृति कैसी है बाबू? एकदम इमूवेबल है, अटल है, अडिग है। मतलब क्या है? अडिग है, अपने एकदम पोजीशन पे अटल है, इमूवेबल है, नोबडी कैन मूव इट, कोई इसको हिला नहीं सकता है हमारी संस्कृति को। देखने न जाने कितने बेनाम जातियां आई हमारे देश में, आक्रमण किया, जीतने का कोशिश किया, लेकिन लास्ट में कहां गए, कहां वैंकिश हो गए, कहां चले गए, कुछ पता ही नहीं चला आज तक। समझे? ग्रीक मतलब बच्चे वो कंट्री है जहां से मतलब आक्रमणकारी हमारे यहां आए थे। ठीक है, यहां देखिए हिंदी अनुवाद समझते हैं। यूनानी आक्रमणकारियों के बाद शक, हून और सैकड़ों अन्य अज्ञात जातियां आई, जिनका कोई नाम पता ठिकाना नहीं था। ग्रीक को ही यूनानी कहते हैं। ठीक है, वे सभी विजेताओं के रूप में भारत आए, लेकिन शीघ्र ही पराजित लोगों की पंक्ति में शामिल होकर उनमें घुल मिल गए। मतलब जो आया ना हमारी संस्कृति आगे हार गया। लेखक यह समझा रहे हैं कि भारत पर कई विदेशी जातियों ने आक्रमण किया। सही बात है, पहले यूनानी आए, फिर शक आए, हंस आए और कई अन्य भी आए, और भी बहुत सारे। रुकाने सिस्टम नहीं था ये, क्योंकि सबको पता था कि भारत क्या सोने की चिड़िया है। समझ गए ना? वे सभी शुरुआत में विजेता बनकर आए थे, लेकिन भारत की संस्कृति शक्ति इतनी महान थी कि वे यहीं की संस्कृति में समा गए और अपनी अलग पहचान खो बैठे। यह भारत की आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। भारत दिखाता है कि भाई तो आप कहीं के हो, हम आपका वेलकम करते हैं और एकदम हम आपको अपनी तरह बना देंगे। सही बात है, भारतीय लोग कहीं भी जाते हैं अगले को खुद की तरह बना लेते हैं। सही है ना? ऐसा होता है। कहते हैं टुडे, ये तो इतिहास की बात हो गई। हुमायूं कबीर जी लेक्चर में कहते हैं कि ये तो पहले की बात हुई, आज की बात करें। टुडे वॉट एवर इज इंडियन वेदर इट बी एन आइडिया, आज भारतीय, आज की डेट की बात कर रहे हैं कि भारतीय चाहे एक विचार के रूप में हो, वेदर इट बी एन आइडिया, आज भारतीय चाहे एक विचार के रूप में उभर रहा हो कहीं, है ना, अ वर्ड एक शब्द के रूप में, अ फॉर्म ऑफ आर्ट एक कला के रूप में, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में, या एक सोशल कस्टम एक सामाजिक प्रथा के रूप में, इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स। आज भारत में न जाने कितने प्रकार के यहां पर मिश्रण देखे गए हैं, और इस मिश्रण में जाने कितने तरह की कलाओं को देखा गया, न जाने कितनी जातियों को देखा गया, न जाने कितने धर्म समुदाय को देखा गया है। तो आज का भारत इन सब को अपने साथ समेटे रखे हुए है, ये हुमायूं कबीर जी कहना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, भारतीय आज हर फील्ड में नजर आ ही जाते हैं। आज जो कुछ भी भारतीय हैं, चाहे वह कोई विचार हो, कोई शब्द हो, कला का कोई रूप हो, राजनीतिक संस्था हो या सामाजिक रीति रिवाज हो, कोई प्रथा हो, वह कई अलग अलग प्रवृत्तियों और तत्वों का मिश्रण है। आज भारत क्या है? एक मिश्रण है। लेखक यह बताना चाहता है कि आज भारत की हर चीज, चाहे वो विचार हो, भाषा हो, कला हो, राजनीति हो या समाज की रीति रिवाज, विभिन्न संस्कृतियां, अलग अलग यहाँ पर कल्चर्स हो, जातियां हो, परंपरा हो, ये सब आज में क्या है? एकदम मिक्सअप है, मतलब मिला जुला है। क्या है ये? मिला जुला रूप है। भारत की विविधता, इसकी जो डाइवर्सिटी है, इसकी जो डाइवर्सिटी है ना, इसकी असली ताकत है। क्योंकि हमको पता है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में क्या है? हमारी एकता है। हम विविध रूप से यहां रहते हैं, अलग अलग जात पात, धर्म, समुदाय, अलग संस्कृति, सब कुछ, लेकिन हम सब एक साथ रहते हैं। ये हमारी अपनी पहचान है, ये हमारी अपनी पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इन स्पाइट ऑफ दिस डिराइवेशन, और इतनी ज्यादा विविधता के बावजूद भी, इतनी ज्यादा विविधता के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब बावजूद भी, इतनी ज्यादा वैरायटी, विविधता के बावजूद भी, फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड द कॉन्सिक्वेंट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स वी फाइंड अ रिमार्केबल यूनिटी। इतनी विविधता में भी हम अलग अलग रूप को देखते हैं, अलग अलग प्रकार को देखते हैं, लेकिन सब तरह से हमें लास्ट में क्या मिलता है? एक बहुत ही सुंदर रिमार्केबल एकता का निर्माण हमको देखने को मिलता है। एक एकता मिलती है, यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन फॉर्मिंग इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एजेस। तो अभी तक के समय को देखा जाए तो पूरी तरह से हमको बस एक ही चीज मिलती है, और वो क्या है? वो एकता की ताकत हमको देखने को मिलती है अपने देश में। चाहे हम अलग थलग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली हमारी है, अलग अलग हम कपड़े पहनते हैं, है ना। अगर कोई बाहर वाला अगर आ जाए तो क्या देखेगा भाई कि देखो ना साउथ इंडिया में लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, बंगाल में कैसे रहते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है। बिहार में आने के बाद यहाँ पर भाई लिट्टी चोखा चलता
चलता है यहाँ पर, समझ गए ना, यहाँ भर भर के आम चलता है, रसगुल्ला छेना सब चापा जाता है, और इन सब के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हम लास्ट में यही कहेंगे, वी आर इंडियंस कहेंगे, है ना। हम चाहे अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली भाषा भले ही बोलते हो, लेकिन वक्त आएगा तो हम यही कहेंगे कि आई एम एन इंडियन, हम भारतीय हैं, और यही हमारी पहचान है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं एकता में। ओके, कई स्रोतों से प्रभावित और विभिन्न रूपों और प्रकारों के बावजूद हमें भारतीय संस्कृति में सदैव एक अद्भुत एकता की भावना देखने को मिलती है, जो कि सही है। लेखक क्या कहना चाहता है कि भारत की संस्कृति भले ही कई अलग अलग संस्कृतियों और स्रोतों से प्रभावित होकर विभिन्न रूपों में विकसित हुई हो, फिर भी उसमें एक गहरा और मजबूत एकात्मता का भाव हमेशा बना रहा है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही इसकी पहचान है। ओके, यही इसकी क्या है, पहचान है। आगे कहते हैं, इनफैक्ट वास्तव में अगर देखा जाए, हुमायूं कबीर जी कहते हैं अपने लेक्चर में, इनफैक्ट वास्तव में अगर देखा जाए, इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी, ये जो एकता का प्रभाव अभी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। अगर आपसे कोई कहे कि भारतीय संस्कृति की जो सबसे पहली जो पहचान है वो क्या है, तो वो एकता है। वो क्या है, वो एकता है। अगर भारतीय संस्कृति में एकता जैसे ही टूटेगी तो फिर हर संस्कृति पूरा टूट जाएगा, और इसी को तोड़ने में कुछ लोग यहां पर लगे हुए हैं। आजकल चर्चा सुन रहे हैं आप लोग कि ये महाराष्ट्र में मराठी बोलो, हिंदी बोलने वाले को पीट दिया जाता है, ऐसा कुछ जगहों पर लोग कुछ लोग कर रहे थे, अभी भी लोग कर ही रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अपने ही देश में अपने लोगों के बीच में यूनिटी को हटाना चाहते हैं। और जिस दिन ये यूनिटी अगर हट गया ना, जैसी एकता अगर हट गई, कहते हैं कि अगर हम बट गए तो समझो कि हम कट गए, इसलिए हमें बटना नहीं है क्योंकि हमें कटना नहीं है, समझ गए ना। तो अगर भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी जो पहचान आज के डेट में है तो वो हमारी एकता है। हम एक हैं तभी हम भारतीय हैं, एक नहीं होंगे तो फिर कहलाएगा कोई अलग अलग कि वो देखो बिहार का है, वो देखो यहाँ का है, फिर तो भारतीय कोई कहलाएगा नहीं फिर तो, है ना। और यही इसका सबसे सराहनीय, सबसे सुंदर क्या है, पहचान है। हाँ, in volume and duration no civilization possible exception of the Chinese can bear comparison with the civilization of India। मतलब अगर देखा जाए, इस दृष्टि से अगर देखा जाए ना, अगर एकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चाइना को छोड़ करके, चाइनीज कल्चर को छोड़ करके, है ना, एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज, मतलब चाइनीज लोगों को छोड़ करके अगर देखा जाए तो यह संभव है कि भारत की जो सभ्यता है उसके आगे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। पूरे वर्ल्ड की बात हो गई कि पूरे संसार में अगर भारत की सभ्यता के आगे अगर कोई सभ्यता है तो वो एक चाइना हो सकता है, क्योंकि भारत के द्वारा दिया गया ही चाइना की भी संस्कृति मेल खाती है, समझ गए। भगवान बुद्ध हमारे यहां से गए चाइना और वहां पर जाकर के, है ना, वहां के लोग क्या हो गए, बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिए। तो बौद्ध धर्म तो भाई भारत का ही देन है ना, अपने बिहार का ही देन है। तो उन्होंने उस धर्म को अपनाया, उनके मतलब कदमों पर चले गए वो लोग। तो इसका मतलब क्या कि चाइना को छोड़ करके अगर कोई हमारी सभ्यता का तुलना करना चाहेगा तो कोई तुलना ही नहीं है, कैन बेयर कंपैरिजन, कहते हैं क्या, नो सिविलाइजेशन, ऐसी कोई सभ्यता नहीं जो हमारी तुलना कर सकती है सिवाय चाइना को छोड़ के। यहां पे देखिए, द एरिया ऑफ द लैंड, इस भूमि पर जो एरिया है, जो जगह है, द नंबर ऑफ द पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, द वेराइटी ऑफ द रेसेस, यहाँ पर जो नस्लें हैं, अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं, खूब गोरे हैं, खूब काले हैं, सांवले हैं, लाल रंग के हैं, पीले रंग के हैं। हमारे भारत में तो सब तरह के रंग के लोग दिख जाते हैं। गोरे हैं तो इतना गोरा है कि कुछ कहने लायक नहीं है, काला है तो इतना काला है कि कुछ कहने लायक नहीं है, सांवला है, लाल गोराई है, पीला गोराई है, सब तरह के यहाँ पर लोग आपको दिख जाएंगे, अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ पर दिखेंगे। एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री, और जहां तक भारत का इतिहास रहा है, आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर, शायद ही कहीं हमारे इतना विभिन्नता कहीं और पाई जाती है, शायद ही कहीं। जैसे अमेरिका अपने आप को इतना डेवलप कहता है, लेकिन काले गोरे का भेद करता नजर आता था पहले, बताइए। और 1-2 साल नहीं, 10 साल 20 साल नहीं, 300 400 500 साल तक काले गोरे का भेदभाव चलता था। सोचिए, सिर्फ 2 कलर में, काला और गोरा। हमारे यहाँ तो इतने कलर के लोग हैं, फिर भी कोई यहाँ पर ऐसा पक्षपात नहीं किया जाता है ना। इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर, है ना, शायद ही कहीं, मुश्किल से आपको भारत की सभ्यता आपको दोहराती हुई दिखाई देगी पूरे भारत के इतिहास में उठा के देखा जाए तो। ओके, कि हमारे यहाँ जैसा हमारे यहाँ का जगह है, जहां जैसे हमारे लोग हैं, जहां हमारे नस्ली, यहाँ पर जो नस्ल के लोग हैं, ऐसी चीजें आपको अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो शायद ही कहीं ऐसा रिपीट हो सकता हो। मात्रा और अवधि की दृष्टि देखा जाए तो शायद चीनी सभ्यता को छोड़कर कोई भी सभ्यता भारतीय सभ्यता की तुलना नहीं कर सकती है। भारत की भूमि का क्षेत्रफल, लोगों की संख्या, जातियों की विविधता और इतिहास की लंबाई कहीं और शायद ही दोहराई गई हो।
लेखक यह कहना चाहता है कि भारत की सभ्यता मात्रा और समय की दृष्टि से सबसे बड़ी रही है, प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। इसकी भूमि विशाल है, यहाँ अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं, संस्कृतियां रहती हैं और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह सब भारत को अनूठा बनाता है, सबसे यूनिक बनाता है, जिसका कोई दूसरा उदाहरण शायद ही कहीं मिल सके, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो पूरे विश्व में यही सारी बातें ना, मिलती जुलती बातें गांधी जी ने भी कही है उस चैप्टर में, जहां भारत की संस्कृति और सभ्यता का चर्चा हुआ था 12th क्लास में। आगे कहते हैं द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की जो विटालिटी है, मतलब जो जीवन शक्ति है, मतलब जो क्षमता है जीने की, इज इक्वली अमेजिंग, ये समान रूप से है। इन स्पाइट ऑफ 1000 विसिट्यूड्स इट हैज सर्वाइव टू द मॉडर्न डे, इतने ज्यादा हजारों तरह की विभिन्नता पाई जाने के बावजूद भी ये आज भी इस आधुनिक जमाने में वैसे का वैसा टिका हुआ है, द इमूवेबल बनके, अडिग बनके, अटल बनके। दिस हैज बीन पॉसिबल, और ऐसा संभव क्यों हो पाया है आज तक? ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियननेस, क्योंकि हम जात से क्या है मतलब नहीं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बस इससे हमें मतलब है। और यही चीज हमें आज तक हमारी संस्कृति को जोड़ करके रखी हुई है। विच इम्पोज यूनिटी, जो भारतीय की पहचान हमें दिखाती है कि नहीं, अगर हम भारतीय हैं तो हमारे यहां जितने भी रहने वाले लोग हैं सब भारतीय हैं, और ये नियम सब पे लागू होता है। किस चीज का? तो एकता का। ऑन ऑल डाइवर्सिटी, चाहे वो विभिन्नता कितनी ही क्यों ना हो हम में, रंग रूप को लेकर के, जात पात को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, संस्कृति प्रथा को लेकर के, लेकिन हम यहां पर उसी यूनिटी को क्या करते हैं? लागू करते हैं सब पे। हम समझते हैं कि यही वो धागा है, एकता वो धागा है जिसमें हम सारे भारतीय मोती बन के पिरोए गए हैं। एकता वो धागा है जो हम सबको आपस में समेट करके रखे हुए हैं। जिस दिन ये एकता वाला धागा टूट जाता है कहीं से, तो सारे मोती बिखर जाएंगे यहां से, है ना। तो ये क्या है? इनटू वन फैब्रिक, ये वही फैब्रिक है, वही धागा है जिसमें हम अपने राष्ट्रीय जीवन को संजो करके रखे हुए हैं, पिरो करके रखे हुए हैं, है ना। स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर एंड क्वालिटी विच हैव एंटर्ड हियर, यहां ना जाने कितने प्रकार के रंग, टेक्सचर, हाव भाव, गुणवत्ता, सब की यहां पर मिश्रण से इस मोती को एक धागे में मतलब पिरो दिया गया है, ताना बाना कर दिया गया है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज बच्चे इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ देखिए इस पैराग्राफ का हिंदी वर्जन है, साथ में भावार्थ भी है। भारतीय संस्कृति की जीवंतता भी उतनी ही अद्भुत है। हजारों कठिनाइयों और परिवर्तनों के बावजूद यह आज तक जीवित है। यह केवल भारतीयता की भावना के कारण संभव हो पाया है, जिसने सारी विविधताओं पर एकता थोप दी और विभिन्न प्रकार के रंग और गुणों के धागों को राष्ट्रीय जीवन के एक ही ताने बाने में पिरो के रख दिया है। लेखक कहना चाहता है कि भारत की संस्कृति न केवल बहुत पुरानी है, बल्कि बेहद जीवंत है और मजबूत भी है, टिकाऊ भी है। भले ही इसे कई बार मुश्किलों और बदलावों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीयता की भावना ने सारी विविधताओं को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाई है। इसी वजह से भारत की संस्कृति आज भी एक सार है और जीवित है। इसलिए न जाने कितनों की सभ्यता ढह गई, बेबीलोन की सभ्यता ढह गई, समझ गए, इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता ढह गई, समझ गए, जापान की सभ्यता ढह गई, न जाने कितनों की सभ्यता ढह गई भारत देश की सभ्यता के आगे, लेकिन भारत आज भी कोई अपना मैप उठा के देखे तो भारत की संस्कृति आज भी वैसे ही इमूवेबल है, और यही इसकी ग्लोरी भी है, इसका गौरव भी है। ठीक है, हाँ, यहां बच्चे आज चैप्टर को आज तक यहीं रहने देते हैं, क्योंकि देखिए ये भाषण है, एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आपको बोरिंग फील होगा। आज इस क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं और इसके बाद आगे के जो लाइंस हैं वो हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आराम आराम से चैप्टर कंप्लीट करना है। वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, हम लोगों का सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि हमने पैनोरमा पार्ट 2 जो हमारी बुक है उसका पोएट्री सेक्शन हमने 8वां चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है पहले ही। प्रोज सेक्शन में ये 7वां चैप्टर चल रहा है, मतलब एक चैप्टर और बाकी है। तो इस वीक में हमारा ये बुक भी खत्म हो जाएगा, मतलब हमने पूरा एक सिलेबस कंप्लीट कर दिया। एक और बुक बच जाएगा हमारा, कौन सा? इंग्लिश रीडर्स, उसका भी हमने कम से कम 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसमें मात्र 4 चैप्टर बाकी और रह जाएंगे। तो मतलब नेक्स्ट मंथ में हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से पहले ही, है कि नहीं है। और उसके बाद ग्रामर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ा देंगे, मतलब आपका सिलेबस समझ रहे हैं एकदम टाइम से पहले ही कंप्लीट है, टाइम से पहले ही एकदम कंप्लीट रहेगा, सोचना ज्यादा नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में इसी चैप्टर के बचे हुए थोड़े से स्पीच के लाइंस को देखते हुए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो पढ़ा दिया उसका एक बार रिवीजन करके जरूर से आ जाइएगा। ठीक है बच्चे, रिवीजन के लिए आपके पास हिंदी वर्जन होता है, समझने के लिए कहीं पर अगर छूट जाए तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।